वेलकम टू एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका झारखंड सहायक आचार्य 1 to 5 का एग्जाम डेट रिलीज हो गया और अब आपके सामने बहुत ही कम टाइम बचा है। एटलीस्ट मान के चलते हैं कि 7 डेज बचा है आपके पास पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए। अब इतने कम टाइम में आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज आपका मैराथन क्लास होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। ये आपका एक मैराथन क्लास है, इसमें लगभग लगभग 1 से 2 घंटा का सेशन है ये। इसमें हम लोग पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, सो दैट आपको एक बार रिवीजन हो जाए। और साथ ही साथ जो फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, पिछले तैयारी छूट गई है बहुत सालों से, तो उनको भी एक रिवीजन के साथ साथ नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, उसी के बारे में हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा तो ही आपको बेनिफिट मिलने वाली है। अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाली है इस सेशन का। तो 7 दिन में आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, उसके अलावा कोई उपाय आपके पास नहीं है। और जितने भी मैराथन क्लास कराया जाएगा एग्जाम नैनो की तरफ से, उसमें आपको वैसा ही कॉन्सेप्ट कराया जाएगा जो पहले भी क्लास कराया जा चुका है, सो दैट आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को ऐड किया जाएगा। साथ ही साथ इस मैराथन को हम लोग कंटिन्यू तभी रखेंगे जब सेशन में अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि लाइक कमेंट और शेयर होना चाहिए सेशन का। क्योंकि अगर कोई भी बंदा मेहनत कर रहा आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ एक्सपेक्ट किया जाता है एग्जाम नैनो की तरफ से, और वो है कि आप सेशन को लाइक कीजिएगा। सेशन में कोई भी चीज़ें आपको कमी नज़र आ रहा है तो उस कमी को क्या कर सकते हैं आप कमेंट के थ्रू, फीडबैक के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत में उपनिवेशवाद के बारे में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे 1498 से, और इसको हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, हम लोग 1947 तक बात करेंगे। तो पूरा का पूरा आपका आधुनिक भारत इन्हीं जो आपका 200-250 साल है, इसी में आपका पूरा का पूरा, सॉरी 500-600 साल है, इसी में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहला यूरोपियंस जो भारत आया, तो पुर्तगाली जो है पहली बार समुद्री मार्ग, सी रूट का खोज किया। कहाँ से, यूरोप से लेकर के आपका इंडिया तक का जो सी रूट है, उसकी खोज किसके द्वारा किया गया, आपका वास्को डी गामा। कौन व्यक्ति का नाम क्या था, वास्को डी गामा के द्वारा पहली बार सी रूट का खोज किया गया यूरोप से भारत तक का। तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। और कब आए थे, 1498। कहाँ पर आए थे, तो कालीकट नामक जगह पर आए थे। और कालीकट का जो राजा था उस टाइम कौन था, जमोरिन। कौन था, जमोरिन जो है उस टाइम कालीकट का राजा था। उसके बाद डच आए। डच कब आया, 1605 में। ब्रिटिश आया 1608 में। डेनिश आपका 1620 में आया। और फ्रेंच आया आपका 1668 में। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, यूरोपियन ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी थे, वे भारत आता है क्या करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। फिर बाद में यहाँ का सत्ता हथिया लेता है, वो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे एक एक करके सारे चीज़ों का। बट पहला जो उद्देश्य था वो ट्रेड का मेन पर्पज लेकर के वे लोग क्या आया था, भारत आया था, सी रूट का खोज किया था। और हम लोग अगर बात करें कि कौन कौन से विदेशी कंपनी भारत में कब कब आया और पहला फैक्ट्री यानी पहला ऑफिस कहाँ पर खोला, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहला आया था पुर्तगाल, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा देश का कंपनी था ये, पुर्तगाल का था। कब आया था इंडिया, 1498 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और ये अपना प्रथम पहला फैक्ट्री कहाँ पर खोला था, कोचिन, 1503 ईस्वी में खोला था। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम लोग सिंपली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा शोषण किया भारत का। और ये कौन से देश की कंपनी थी, आपका इंग्लैंड का कंपनी था। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और ये अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था। डच डच अपना पहला फैक्ट्री मौसुलीपट्टनम में खोला था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहला फैक्ट्री त्रावणकोर में। फिर फ्रांसीसी जो आया था 1664 में, ये लोग अपना पहला फैक्ट्री सूरत में खोला था। और स्वीडन जो कि 1731 बहुत ही लेट में आया, ये अपना केंद्र जो है चीन में बनाया था। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे प्लासी का युद्ध यानी प्लासी की लड़ाई में। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को आपका प्लासी का लड़ाई हुआ था। किन दोनों के बीच लड़ा गया था, तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और साथ ही साथ उस टाइम बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था, इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ था।
ब्रिटिश के तरफ से कौन इसका सेनापति था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। और मिर्जाफर जो था किसका सेनापति था आपका? मिर्जाफर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। और इसी के गद्दारी के कारण ये वार जो है सिराजुद्दौला हार गया था और सिराजुद्दौला का डेथ हो जाता है। और फिर पूरा का पूरा जो बंगाल का एरिया है वो किसके कब्जे में चला जाता है? ब्रिटिश के कब्जा में चला जाता है। और ब्रिटिश के कब्जे में जैसे ही बंगाल का एरिया जाता है तो ब्रिटिश जितना धनवान था उससे ज़्यादा धनवान हो गया, क्योंकि उस टाइम जो है आपका बंगाल सबसे समृद्ध एरिया में गिना जाता था। और ये लड़ाई क्यों लड़ा गया था? उस टाइम जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल सम्राट से कुछ अधिकार प्राप्त किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या क्या अधिकार था? कि वो बंगाल में क्या कर सकता है? टैक्स फ्री ट्रेड कर सकता है, साथ ही साथ बंगाल में वो कोठी बना सकता है, जिसका विरोध आपका किसके द्वारा किया गया? सिराजुद्दौला के द्वारा किया गया। और इसी के बीच ये लड़ाई होती है। कब होती है? 23 जून 1757। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और अंग्रेज इसमें विजयी हो जाता है, नवाब हार जाता है और अंग्रेजों का कलकत्ता पर पूरा का पूरा कब्जा हो जाता है। और ये एक बहुत ही बड़ी जीत था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि इससे क्या हुआ? बंगाल पर पकड़ बन गया और जो फंड चाहिए था अंग्रेजों को यहाँ पर शोषण करने के लिए यहाँ के लोगों को, वो फंड आपका बंगाल से मिलने लगा। तो एक प्रकार से जो धन चाहिए था यहाँ पर साम्राज्य खड़ा करने के लिए, वो आपका बंगाल से अब प्राप्त होने लगा। और इसी से आपका भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। फिर आपका होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच होता है? पहला तो अंग्रेज रहता है एक साइड, अंग्रेज की ओर से कौन लड़ता है? हेक्टर मुनरो लड़ता है। और अपोजिट साइड में कौन कौन है आपका? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम। तो एक संयुक्त सेना होती है किसके किसकी? आपका मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, तीनों की संयुक्त सेना एक साइड। और एक साइड आपका ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटेन रहता है। बट इसमें भी किसकी हार हो जाती है? संयुक्त सेना की हार हो जाती है और ब्रिटिश जीत जाता है। और इसी जीत के साथ साथ आपका बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, अंग्रेज इसमें विजयी हो जाता है और वास्तविक रूप से भारत में जो सत्ता स्थापित हो जाती है इसी युद्ध के साथ हो जाती है। आपका प्लासी के साथ तो हो ही जाता है, बट अगर हम लोग रियल में देखें तो वास्तविक रूप से आपका अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कहाँ से हो जाती है? बैटल ऑफ बक्सर से हो जाती है। उसके बाद दो संधि होता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद, एक होता है आपका इलाहाबाद का पहला संधि और दूसरा आपका इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की पहली संधि कब होता है आपका? 12 अगस्त 1765 को। और इस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी है वो किसको मिल जाती है? अंग्रेजों को मिल जाती है। यानी इन जगहों पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अब टैक्स कौन वसूलेगा? अब अंग्रेज टैक्स वसूलेगा। और ये जो आपका संधि किसके बीच होता है? अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होता है। फिर आपका होता है इलाहाबाद का दूसरा संधि, जो कब होता है? 16 अगस्त 1765। अब हम लोग बात करेंगे कि बंगाल के शासन व्यवस्था को, यानी इंडिया में शासन को चलाने के लिए, गुंडागिरी को चलाने के लिए अंग्रेजों ने कुछ सिस्टम बनाया। उन्हीं सिस्टमों में से एक था कि गुंडाओं का सरदार बनाना। तो सबसे पहला जो सरदार कहा जाता था, जो टैग नाम था उसका नाम था गवर्नर जनरल। यानी कि ये उन सारे गुंडाओं का सरदार होता था जो भारत को लूटने के काम करता था। तो बंगाल का जो ये गुंडाओं का सिस्टम था गवर्नर जनरल का, वो कब से कब तक रहा? 1773 से 1833, लगभग 100 सालों तक ये लीडरशिप वाला सिस्टम चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि बंगाल का एक गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर। और एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बंगाल के पहले गवर्नर का नाम क्या है? तो बंगाल के जो पहले गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही आपका प्लासी का लड़ाई लड़ा गया था 1757 में। तो इसी को बना दिया गया क्या? बंगाल का पहला गवर्नर। और इसी के थ्रू पूरा का पूरा बंगाल को कंट्रोल किया गया। फिर आपका एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर पोस्ट था उसका नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? बंगाल के गवर्नर जनरल। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। फिर एक नया पोस्ट लाया जाता है 1833 में चार्टर अधिनियम के द्वारा, यानी गवर्नर जनरल से भी बड़ा गुंडा कौन बनता है? आपका भारत का गवर्नर जनरल। पहले था आपका बंगाल का गवर्नर जनरल। अब जैसे जैसे टाइम बीतते गया अंग्रेजों का जो एरिया है वो भी बढ़ते गया, क्षेत्र बढ़ते गया। पहले बंगाल को कंट्रोल किया, फिर धीरे धीरे सारे राज्यों को हड़प लिया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का जो क्षेत्र है
क्षेत्र में क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। तो इसी के तर्ज पर पूरा का पूरा इंडिया का एक जीजी बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से भी बड़ा गुंडा था ये, और इसका भी काम था लूटना। और ये क्या क्या कौन बना पहला, तो पहला बना आपका विलियम बेंटिक। कौन बना, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना। ये सारा जो ग्रीन में है आपका, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या है, ये सारे पॉइंट आप कॉपी में नोट कर लेंगे। फिर एक नया सिस्टम लाया 1857 के वार के बाद, जब सिपाही विद्रोह होता है 1857 में, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक पोस्ट लाया गया, ये भी एक पोस्ट था गुंडा का, वो था आपका वायसराय। कब से कब तक ये सिस्टम चला, आज़ादी तक ये सिस्टम चला। और जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, ये वायसराय का पोस्ट को हटा दिया गया, क्योंकि ये अंग्रेजी हुकूमत का एक सिंबलिज्म था। तो 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी शासन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी पहले जो शासन चलता था इंडिया और ब्रिटिश जिस प्रकार से इंडिया को शासन करता था, वो कंपनी के द्वारा किया जाता था, जिसकी नाम थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1857 में एक वार हो जाता है, जिसे हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। पर उस वार के बाद अंग्रेज, जो ब्रिटेन का राजा है, वो सोचता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरा का पूरा इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मुक्त कर दिया जाता है, किससे, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से। किससे मुक्त कर दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से। और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास चला जाता है, क्राउन, यानी सीधे सीधा आप ब्रिटेन के महाराज, ब्रिटेन के महारानी के द्वारा भारत का शासन होने लगा। और भारत का प्रथम वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के पास, लॉर्ड कैनिंग गया भारत के, इंग्लैंड के महारानी के पास, और पूछा कि हाँ, हम जो है भारत पर राज कर सकते हैं, आई कैन। और आई कैन से आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। तो वायसराय का सिस्टम समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ वायसराय देखेंगे, कुछ गवर्नर जनरल देखेंगे, जिसके टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आया, इंपॉर्टेंट काम किया गया। उन सारे कामों से आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया। तो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। उस टाइम आपका बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में कॉर्नवालिस कोड पारित हुआ। और बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम है, वो कब लाया गया, 1793। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके टाइम में किया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और कब हुआ था, 1829। और इसमें कौन सा इंडियन का सबसे ज्यादा योगदान रहा, तो राजा राममोहन राय। किसका, राजा राममोहन राय का सबसे ज्यादा योगदान रहा इसमें। तो आप याद रखिएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन में राजा राममोहन राय का सबसे ज्यादा योगदान रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में चला। और कब ये सिस्टम लाया गया, 1820। अभी हम लोग रैयतवाड़ी, महालवाड़ी सभी के बारे में एक एक करके देखेंगे। फिर लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आपका जो हड़प नीति है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें अगर किसी भी राजा का अपना बेटा नहीं रहता है, तो वो क्या, उसका जो साम्राज्य है वो किसके पास चला जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। या अगर शासन बढ़िया से चला नहीं पा रहा राजा, तो उस प्रकार का सिस्टम बनाया गया कि जो राज्य है किस में मिला दिया जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। उसी को हम लोग हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। और ये आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। साथ ही वुड्स डिस्पैच, जो कि आपका किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, ये भी आपका आया था डलहौजी के टाइम में। और 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच जो पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी, वो भी डलहौजी के टाइम में। और पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी आपका डलहौजी के टाइम में हुआ था। फिर लॉर्ड कैनिंग का टाइम कल आता है, जिस टाइम आपका 1857 का विद्रोह होता है। और साथ ही साथ कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन तीन जगह पर आपका विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट होता है। फिर आपका एक एक्ट आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि कोई भी चीज जो है पेपर में तब तक नहीं छप सकता है जब तक कि अंग्रेज उसका पुष्टि ना कर ले। तो उसे हम लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं। और यह आपका लॉर्ड लिटन के टाइम आया। फिर जब लॉर्ड रिपन आया तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खारिज कर दिया। कब, 1882। तो पूछा जाता है एग्जाम में, क्लास 10th में भी ये है आपका, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था और किसके टाइम में लाया था। तो 1878 में ये एक्ट आया था। उस टाइम जो है आपका लॉर्ड लिटन का टाइम काल था, टाइम पीरियड था। लॉर्ड डफरिन के टाइम आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो आपका होता है 1885 में। पहला अध्यक्ष कौन बनता है, पहला अध्यक्ष कौन बनता है आपका, एक अंग्रेज जिसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम जो है पहला अध्यक्ष बनता है इसका।
पहला महिला अध्यक्ष कौन बनता है? तो पहला महिला अध्यक्ष बनता है आपका एनी बेसेंट। कौन बनता है आपका? एनी बेसेंट पहला महिला अध्यक्ष बनता है। साथ ही साथ प्रथम भारतीय महिला कौन बनती है अध्यक्ष? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होती है? तो आपका सरोजिनी नायडू। कौन होती है? सरोजिनी नायडू। तो ये 3-4 नाम आप याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से। और दादा भाई नौरोजी जो है क्या बोले थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अंग्रेजों के लिए एक सेफ्टी वाल्व है। लॉर्ड कर्जन के टाइम में आपका 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है। पहला आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि जो विश्वविद्यालय आयोग है उसकी नियुक्ति होती है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आता है और बंगाल का विभाजन कब होता है? 1905 में। अब हम लोग बात करेंगे 1857 के रिवोल्ट के बारे में। तो 1857 की जो रिवोल्ट है इसकी शुरुआत आपका मेरठ से हुई। डेट आप याद रखिएगा कि विद्रोह की शुरुआत आपका 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। और सैनिक विद्रोह के टाइम भारत का जो जीजी था यानी कि गवर्नर जनरल था वो कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था आपका? बहादुर शाह जफर द्वितीय था आपका। और विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है? मंगल पांडे नामक एक हीरो थे जिन्होंने क्या किया था? एक सर्जेंट की हत्या कर दी थी। कहां पर? आपका बैरकपुर जो कि पश्चिम बंगाल में सिचुएटेड है। कब? 29 मार्च 1857। ये क्यों विद्रोह कर रहे थे? एक नया आपका राइफल आया था और उस राइफल का जो कारतूस था उस कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया गया था जो कि आपका हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ था। और यहीं से आपका विद्रोह का जो है आग फैलना चालू होता है और ये विद्रोह धीरे धीरे पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल जाता है। और अभी तक अंग्रेजों के विरोध में ये सबसे बड़ा विद्रोह था जो ऑल ओवर इंडिया से हुआ था। बट क्योंकि विद्रोह एक साथ पूरा भारत में नहीं फैला था जिसके कारण अंग्रेज इसको दबाने में सफल रहे और ये विद्रोह भी असफल हो गया। और इसी के बाद आपका पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल इसका तात्कालिक रीजन था। बट इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन था जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सारे रीजन था 1857 के विद्रोह का। अगर हम लोग बात करें 1857 के क्रांति के इंपॉर्टेंट सेंटर, तो दिल्ली जो है एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। और वहां से नायक कौन थे यानी विद्रोही नेता कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था उस टाइम। और दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था इसको कौन दबाया था? निकलसन और हडसन, ये दोनों मिलकर के आपका दिल्ली का विद्रोह का दबा दिया था। दमन डेट 1857। आप यहाँ डेट देख पा रहे हैं कि हर जगह विद्रोह का जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। अगर ये सारे विद्रोह एक साथ एक ही दिन हर जगह होता या 1-2 दिन के फर्क में होता तो अंग्रेजों को टाइम नहीं मिलता सारे विद्रोह को दबाने का और अंग्रेज भाग जाता। बट यही जो है लूप होल है, एक सबसे बड़ा लूप होल कि दिल्ली में विद्रोह 11 मई को होता है, फिर लखनऊ में 30 मई। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लगभग 20 दिन का गैप है और अंग्रेज इस 20 दिन के गैप में क्या किया? अपने आप को फिर से व्यवस्थित किया और हर जगह जो है जीतते चला गया। लखनऊ से कौन लड़ी थी? आपका बेगम हजरत महल। दबाया कौन था? कॉलिन कैंपबेल। झांसी से हम लोग सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई को दबाया कौन था? जनरल ह्यूरोज। कानपुर से नाना साहब और जगदीशपुर बिहार यानी कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का प्रभाव अगर हम लोग देखें तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो 1857 के विद्रोह के कारण ही हुआ। और साथ ही साथ आपका कंपनी शासन खत्म कर दिया गया और पूरा का पूरा सिस्टम जो है आप किसके अंडर में आ गया? आप सीधा का सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आपका आ गया। तो इस प्रकार से 1857 का विद्रोह आपका समाप्त होता है। और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका भू राजस्व व्यवस्था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम में किस प्रकार का भूमि व्यवस्था था और इस व्यवस्था के कारण भी बहुत सारे जो अव्यवस्था पैदा हुई। ये व्यवस्था का नाम है बट एक प्रकार से अव्यवस्था थी और लूटमार की एक सिस्टम था जिससे से ज्यादा धन लूटा जाए और कहाँ लेके जाया जाए? इंग्लैंड लेके जाया जाए। आप एक चीज समझेंगे कि अंग्रेजों ने जो भी चीजें किया इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश को बढ़ाने के लिए किया, भारत के लिए कुछ भी नहीं किया। भारत से सिर्फ और सिर्फ धन का निष्कासन किया। तो सबसे पहला सिस्टम जो आता है वो आता है स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम। तो स्थायी बंदोबस्त का जो सिस्टम है आपका, पहला सिस्टम क्या आपका? स्थायी बंदोबस्त का सिस्टम, जिसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। और इसमें होता क्या जमींदारी व्यवस्था में? जमींदारी व्यवस्था में पूरा का पूरा किसी जमींदार के अंडर में एरिया दे दिया जाता था कि ये एरिया तुम्हारा है, इसका टैक्स तुमको वसूल करना है और कहाँ ला के देना है? अंग्रेजों को ला के देना है।
इस व्यवस्था का जो उत्पन्न हुआ था कब शुरुआत हुआ था? 1793 में। इसको लागू कौन किया था? कॉर्नवालिस लागू किया था। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला कौन था? तो कॉर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला था। और ये कौन कौन से एरिया पर फैला था? आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, ये सारे एरिया फैला हुआ था। यानी कि ब्रिटिश भारत का लगभग लगभग 19% भाग, कितना भाग पर? 19% भाग पर यह व्यवस्था आपका फैला हुआ था। और इसमें टैक्स का कलेक्शन कौन करता था? टैक्स कलेक्ट जो है आपका जमींदार करता था। जमींदार किसानों को जमीन दे देता था और किसानों से टैक्स कलेक्ट करता था। और टैक्स किसके पास जाता था? सीधा अंग्रेजों के पास जो है आपका टैक्स चला जाता था। नेक्स्ट जो सिस्टम था वो था आपका रैयत बाड़ी व्यवस्था। कौन सा था आपका? रैयत बाड़ी व्यवस्था। और ये जो आपका रैयत बाड़ी व्यवस्था था इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपका 1820 में रैयत बाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसको शुरुआत करने वाला कौन था आपका? तो मुनरो जो है इसको शुरुआत करने वाला था, टॉमस मुनरो नाम था उसका। मुनरो इसकी शुरुआत क्या था? और यह लगभग लगभग कौन कौन से एरिया में फैला हुआ था? बम्बई, मद्रास और असम का पार्ट में आपका रैयत बाड़ी व्यवस्था था। और रैयत बाड़ी व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता था कौन होता था? किसान। इसमें आप याद रखिएगा कि भूमि का जो मालिक होता था वो कौन होता था? किसान। इसमें आपका भूमि का मालिक होता था कौन? किसान, फार्मर। और टैक्स कैसे कलेक्शन होता था? और इसमें टैक्स जो कलेक्शन होता था सीधा सीधा किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था। किससे? किसानों से टैक्स लिया जाता था। तो इसमें हो जाएगा आपका किसानों से टैक्स, ये आप याद रखिएगा। रैयत बाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मुनरो के द्वारा। भूमि का मालिक इसमें किसान, किसानों से टैक्स लिया जाता था। और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1820 में। नेक्स्ट जो आपका सिस्टम आता है वो है महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सा आपका? महालवाड़ी। और ये महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? आपका 1822 में आपका महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और इसको शुरुआत करने वाला था आपका मैकेंजी। कौन था? मैकेंजी इसकी शुरुआत क्या था। और साथ ही साथ इसमें जो है आपका यूपी, फिर एमपी वाला पार्ट हो गया, पंजाब वाला पार्ट हो गया, वहां पर आपका महालवाड़ी व्यवस्था चलता था। और इसमें क्या होता था कि गांव का मुखिया जो होता था जमीन का मालिक होता था। गांव की मुखिया, महाल, एक महाल बना दिया जाता था और उस महाल का एक मुखिया बना दिया जाता था। और ये मुखिया जो है, ये मुखिया क्या करता था? टैक्स कलेक्ट करता था लोगों से, टैक्स कलेक्ट करता था। और किसके पास पहुंचाता था? आपका अंग्रेजों के पास पहुंचाता था। तो लगभग लगभग 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू था। रैयतवाड़ी कितने भाग पर? लगभग लगभग 51% भाग पर रैयतवाड़ी था। और आपका महालवाड़ी कितना परसेंटेज पर था? 30% भाग पर आपका महालवाड़ी व्यवस्था आपका चलती थी ब्रिटिश सरकार के टाइम में। जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि अंग्रेज क्या क्या यहाँ से सिर्फ और सिर्फ धन का निष्कासन किया, क्या क्या धन निष्कासन किया, जिसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं। एक मिनट। ब्रिटिश यहाँ पर क्या क्या? सिर्फ और सिर्फ धन निष्कासन किया, यानी भारत से क्या क्या? भारत को लूटा। तो ये जो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है ये सबसे पहली बार किसने दिया? धन का निष्कासन, जिसे हम लोग ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से जानते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये धन निष्कासन का सिद्धांत जो है आपका किसके द्वारा दिया गया? दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा आपको दिया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो आपका दिया गया। और दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया। आपसे वन लाइनर पूछा भी जा सकता है कि ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया किन्हें किसे कहा जाता है? तो ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से आपका दादा भाई नौरोजी को दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा एक लिखा गया किताब है, किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किताब किसके द्वारा लिखा गया आपका? ये किताब भी आपका किसके द्वारा लिखा गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किताब आपका लिखा गया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन की, और उस आंदोलन का स्टार्ट कौन किया था। जैसे हम लोग पहला एक संगठन की बात करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वही सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं। ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका संस्थापक कौन था, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारा आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहला संगठन आपका हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी। कौन सा हो जाएगा आपका? एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होती है कब होता है आपका? 1784 में। इसके संस्थापन कौन किया था? विलियम जोन्स।
विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है। कहाँ पर किया गया था स्थापना, इसका प्लेस इसका हो गया आपका कलकत्ता। उस टाइम हम लोग कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जानते थे। सेकंड आपको याद रखना है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया आपका? तो राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय ही जो है भारतीय, राजा राममोहन राय कब किया गया था, ये डेट भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो 1828 में आपका ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। राजा राममोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता पर इसकी स्थापना हुई थी। थर्ड आपको याद रखना कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया था, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आपका आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना आपका कहां पर हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपका बॉम्बे में हुआ था। कभी कभी इसका डेट भी पूछ लिया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1875 में आपका आर्य समाज की जो है स्थापना हुई थी। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी आप याद रखिएगा, वो है आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ये आपका सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित ये सारे संगठन है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहां पर हुआ था आपका? ये कलकत्ता बेलूर मठ में हुआ था आपका, जिसे हम लोग बेलूर मठ के नाम से जानते हैं। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी आपका? 1897 में आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुआ था। फिर आपका एक हाईलाइट है न्यूज में है आपका विश्व भारती। विश्व भारती ये यूनेस्को का जो धरोहर में शामिल हो गया आपका। तो विश्व भारती आज के डेट में एक यूनिवर्सिटी है। और विश्व भारती की जो स्थापना किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पर स्थापना हुआ था? ये आपका शांति निकेतन, जो कलकत्ता हो गया शांति निकेतन वाला एरिया, शांति निकेतन, ये भी आप लिख सकते हैं, कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब किया गया था आपका? तो 1921 में आपका विश्व भारती की स्थापना हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका संगठन है। और आपका एक बात करेंगे हम लोग कौन सा पार्टी का? बहुजन पार्टी। आपका एक आता है बहुजन पार्टी ने सत्य शोधक पार्टी। कौन सा हो गया आपका? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की स्थापना आपका ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले कब हुआ था आपका? 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुआ था आपका? ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। और एक आप याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, कि हितकारिणी सभा, जिसे हम लोग डिटेल पूरा नाम है इसका बहिष्कृत, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। तो ये जो आपका बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, इसकी स्थापना किया जाता है किसके द्वारा? डॉक्टर BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा आपका स्थापना किया जाता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1924 में इसकी स्थापना होता है। कहां पर आपका? बॉम्बे में इसका स्थापना होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट संगठन है जिसका नाम आपको याद रखना है, कब स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी, और संस्थापक कौन है। यहाँ से एग्जाम हम लोगों को बार बार एग्जाम में इन सारी जगहों से क्वेश्चन हम लोगों को देखने को मिलता है आपका। फिर हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ पर हम लोग उन्हीं सब कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग यहाँ कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में? INC, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, स्थापना कब हुआ था? अभी अभी हम लोग बात किए 1885 में होता है। अगर कंप्लीट डेट आपसे पूछ लिया जाए तो 29 दिसंबर 1885 की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है आपका? ह्यूम के द्वारा किया जाता है। AO ह्यूम के द्वारा आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। और जिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होता है उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय डफरिन था। भारत का वायसराय कौन था उस टाइम?
डफरिन जो है उस टाइम भारत का वायसराय था। और कहाँ पर इसकी स्थापना होती है आपका, इसकी स्थापना आपका बम्बई में होता है। कहाँ पर होता है? बम्बई। पूरा याद नहीं रखना, जगह जो था एक कॉलेज था, कॉलेज का नाम था आपका तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका प्रथम सदस्य कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन था। यहाँ से क्वेश्चन देखने को हम लोगों को मिलता है। तो प्रथम अध्यक्ष तो आपका हो गया यहाँ पर, इसकी स्थापना हो गया ए ह्यूम के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें इसका, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष का नाम है आपका WC बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, आपका बदरुद्दीन तैयब जी। थर्ड इसमें आपको याद रखना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट आपका प्रथम महिला अध्यक्ष था। फिर आपको याद रखना है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था आपका। इससे पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस किए एक बार, बट यहाँ आपका स्लाइड बन जाएगा तो आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगा, और ये स्लाइड आपका एप्लीकेशन में मिल जाएगा। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था आपका? सरोजिनी नायडू। तो ये चार नाम आपको याद रखना है। और पहला जो आपका अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? आपका बम्बई में हुआ था। और हम लोग धीरे धीरे बहुत सारा अधिवेशन इसमें हुआ था, और उन सारे अधिवेशनों को हम लोग यहाँ कंप्लीट एक बार में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, और वो है आपका बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन का जो प्रस्ताव लाया गया था, कब लाया गया था? 1905 में आपका बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था। तो बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये आपका 1905 ईस्वी में इसका जो है प्रस्ताव लाया गया। इसकी घोषणा कब हुई थी? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि घोषणा कब हुई थी। तो बंगाल विभाजन का पहला घोषणा जो किया गया था आपका 19 जुलाई, कब? 19 ऑफ जुलाई, 19 जुलाई 1905 को। किसके द्वारा किया गया? करजन। उस टाइम वायसराय कौन था? करजन द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो वायसराय करजन के द्वारा तैयार किया गया था, सो दैट नेशनल मूवमेंट को कम किया जा सके। नेशनल मूवमेंट एक बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहा था उस टाइम बंगाल में, उसमें क्या हो सके, खोट डाल सके और विद्रोह को दबा सके। इसी के कारण आपका बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था। और ये प्रभावी कब, लागू कब किया गया था? इसकी घोषणा हुआ था 19 जुलाई को। ये लागू हो गया था आपका 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को आपका बंगाल विभाजन लागू हो गया था। फिर एक आता है आपका मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था आपका, मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ था आपका 1906 ईस्वी में। इसको गठन, पहला अध्यक्ष कौन था? ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन? आगा खां। कौन थे? आगा खां जो है मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष थे। फिर एक इंपॉर्टेंट आता है आपका सूरत अधिवेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हुआ उनमें से एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है आपका एक सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था आपका? 1907, 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसमें आपका कांग्रेस का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। कांग्रेस आपका दो भाग में बट गया था। तो ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन गरम दल, दो दल में हो गया था। एक को बोला गया गरम दल और दूसरा का नाम दिया गया नरम दल। कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था दो दलों में, एक गरम दल और एक आपका नरम दल में इसका विभाजन हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष किसके द्वारा किया गया था? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपका किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा आपका सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था।
और कांग्रेस इसमें दो पार्ट में डिवीजन हो गया था, नरम दल और गरम दल में। अब हम लोग गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। गांधी जी, तो हम लोग टॉपिक देंगे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है। सबसे पहले आपका महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आपका महात्मा गांधी का जन्म 1869 में कहाँ पर हुआ था? आपका गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या किए थे? दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में आपका जो आपका आंदोलन चलाए थे कुछ, जिससे वहाँ पर भी अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों को बहुत सारी डिमांड पूरा किए थे कौन? महात्मा गांधी। यानी अफ्रीकन्स का डिमांड को माना था अंग्रेजों ने। महात्मा गांधी के जो सविनय अवज्ञा टाइप से आंदोलन है, यानी कि आपको क्या बोले, क्या नाम दे उसका, नाम भुला जा रहा है उसका, सत्याग्रह। क्या हो गया आपका? सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन चला करके आपका महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कुछ अच्छा काम किए थे। और फिर जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी कहाँ लौटते हैं? भारत वापस लौटते हैं। भारत वापस कब लौटे? भारत कब आए? ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गांधी जी भारत कब आए। तो भारत आए गांधी जी कब? आपका गांधी जी भारत आए आपका 9 जनवरी। कब? 9 जनवरी 1915 को, 1915 को गांधी जी वापस भारत आते हैं। और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु का नाम, ये एग्जाम में पूछा जा चुका बहुत सारे एग्जाम में, कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के नाम क्या है? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे? आपका गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अब महात्मा गांधी का अपना जो आत्मकथा है, उस आत्मकथा का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, द स्टोरी ऑफ, पूरा नाम है उसका, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये महात्मा गांधी का अपना जो है आत्मकथा है। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ प्रमुख प्रकाशित पुस्तक और पत्र पत्रिका में क्या क्या आता है? जैसे हिंद स्वराज। दूसरा आता है आपका यंग इंडिया। ये सर आपका महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया किताब और पत्र पत्रिकाएं है। फिर आता है आपका नवजीवन। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपका हरिजन। फिर आपका इंडियन ओपिनियन। ये सारा आपका क्या? महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए कुछ प्रकाशित पुस्तक है और कुछ पत्रिकाएं है। और गांधी जी की हत्या हो जाती है आपका 1948 में, 30 जनवरी को नथुराम गॉडसे जो है इनकी हत्या कर देते हैं। अब गांधी जी जैसे ही भारत आते हैं तो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट काम करते हैं। वो क्या क्या? 1917, 1917 में क्या हो जाता है? आपका चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917। तो चंपारण सत्याग्रह। फिर आपका 1918 में क्या करते हैं महात्मा गांधी जी? खेड़ा सत्याग्रह। ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था। और जो अहमदाबाद मिल भूख हड़ताल था, ये आपका हुआ था 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है खेड़ा सत्याग्रह को, क्या कहा जाता है? प्रथम असहयोग। चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा दिया जाता है, प्रथम सविनय अवज्ञा। ये गांधी जी का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पहला काम है। और फिर आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल को गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल की संज्ञा दी जाती है, प्रथम भूख हड़ताल। तो यहां तक आपको चीजों को समझ में आ रहा है। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो होता है, जो कि आपका बिहार में चंपारण है, नील की खेती के विरोध में ये सत्याग्रह किया जाता है। और महात्मा गांधी को बिहार कौन बुलाए बुलाए थे? तो राजकुमार शुक्ल, राम कुमार नहीं, राजकुमार। तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर वो बिहार जाते हैं, उन नील विद्रोह का, और नील जो नील का खेती होता था उस टाइम, उसका विरोध करते हैं।
तो कौन थे? राजकुमार शुक्ल। आप वीडियो को जब देखेंगे 1.5x में देखेंगे, क्योंकि लिखने में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर टाइम लॉस हो रहा है, तो वो टाइम लॉस आपको नहीं करना है, आपको 1.25 में कर देना है और वीडियो को देख लेना है। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड होता है। प्रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था आपका 1919 में ही, और इसी के विरोध में एक जो है कुछ नेताओं का गिरफ्तार कर लिया गया था और एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था अमृतसर में, जलियांवाला बाग नामक एक जगह पर, जो कि एक गार्डन था, और इस गार्डन में एक ही गेट था, और उस गेट को बंद करके जनरल डायर, क्या नाम था उसका? उस अंग्रेज का नाम था जनरल डायर। जनरल डायर जो है पूरा का पूरा अंधाधुंध गोली चलाया था आपका निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, बाल बच्चे महिलाओं पर, और बहुत ही बड़ा एक हत्याकांड हुआ था। और उस दिन आपका बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का दिन था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही रविंद्रनाथ टैगोर जो है नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। और ये जो आपका सभा हो रही थी जलियांवाला बाग में, किसके गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी के विरोध में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड सॉरी आपका सभा हो रही थी, और उस सभा में सभी को गोली मार दिया गया था। और इसी के बाद आपका एक आयोग गठित किया गया था इसकी जांच के लिए, और उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। क्या नाम था? हंटर आयोग। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग किस हत्याकांड से संबंधित है? तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए आपका हंटर आयोग की स्थापना किया गया था। अब हम लोग एक मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और ये आंदोलन से क्या क्या कॉन्सेप्ट आपका यानी कि एमसीक्यू बन सकता है, उन सारे को हम लोग देखेंगे। वो है आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलता है आपका? 1920 से 22 तक आपका असहयोग आंदोलन चलता है। कलर चेंज कर देते हैं हम इसका। असहयोग आंदोलन जो है आपका कब शुरुआत होती है? महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कौन? महात्मा गांधी, हम लोग एम के गांधी लिखेंगे इसमें। महात्मा गांधी जो है इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। कब करते हैं? 1 अगस्त, 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 को इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसी दिन जो है आपका बाल गंगाधर तिलक का डेथ भी हो जाता है। जिस दिन आपका शुरुआत होती है ये आंदोलन, सेम डे आपका बाल गंगाधर तिलक का जो है डेथ हो जाता है। और असहयोग सॉरी इसमें हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन में जो आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। क्या किया गया था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ था इसमें आपका, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। साथ ही साथ ये आंदोलन क्यों किया गया था? सो दैट हम लोग क्या प्राप्त कर सके? स्वराज प्राप्त कर सके। स्वराज मतलब अपना इंडियंस का राज। स्वराज प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन आपका चलाया गया था। अब क्या इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड आपका? अब इसी टाइम जो है असहयोग आंदोलन को बंद क्यों किया गया था? क्योंकि आपका एक घटना हो गई थी। वो घटना आपका कौन सी थी? आपका चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है उसे? चोरी चोरा कांड। और ये जो आपका चोरी चोरा कांड एक कब होता है? आपका 4 फरवरी 1922। हम लोग सभी जानते हैं कि गांधी जी जो है हिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के विरोध में थे, और कोई भी आंदोलन करते थे तो चाहते थे कि इसमें कोई हिंसा ना फैले, और अहिंसा का प्रयोग करके आंदोलन को सफल करने का जो प्लानिंग था वो महात्मा गांधी का था। तो चोरी चोरा कांड हो जाता है आपका। चोरी चोरा नामक एक जगह जो है गोरखपुर, जो आज के डेट में गोरखपुर जिला है, वहां पर आपको चोरी चोरा नामक एक जगह मिलेगा। वहां पर एक जेल में जो है, जेल में आग लगा दिया जाता है, और उस जेल में 22 पुलिसकर्मी क्या हो जाता है? मर जाता है। और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है। असहयोग आंदोलन को आपको स्थगन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का द एंड लिख सकते हैं, या स्थगित क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि असहयोग आंदोलन का स्थगित क्यों किया गया था? तो चोरी चोरा कांड के कारण, जो कि हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन को कैंसिल कब किया गया आपको? 12 फरवरी, कब?
उसका 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत होती है और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन समाप्त हो जाता। और यह आंदोलन तब वापस लिया गया था जब यह आंदोलन आपका पीक पर था, जिसके कारण बहुत सारा आपका विरोध भी देखने को मिला था। अब हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एसोसिएशन के बारे में जहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है आपका HRA। पहले HRA नाम था, फिर उसका नाम बदल के कर दिया गया HSRA। पूरा नाम क्या आपका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? आपका 1928 में इसकी स्थापना होती है। और HSRA की स्थापना में जो प्रमुख जो वीर थे, हीरोज थे, कौन कौन थे? आपका भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन्हीं लोगों ने मिलकर के आपका HSRA की स्थापना किए थे। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि HSRA की स्थापना कब हुई थी। फिर आप कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? फांसी। किस कारण फांसी दे दिया गया था? लाहौर कंस्पायरेसी के कारण आपका इसको, इन तीनों को फांसी दे दिया जाता है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे और वो आंदोलन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सारा डेट आप याद रखिएगा, ये डेट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑनलाइनर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन इतिहास में, इतिहास आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब होती है? तो 12 मार्च। कब? 12 मार्च 1930 की इसकी शुरुआत दांडी मार्च के साथ होती है। इसके साथ दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब किया गया था? आपको 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? आपका गांधी जी। कहां से कहां तक ये पैदल चले थे? तो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम था, साबरमती आश्रम से ये पैदल कितने समर्थकों के साथ? 78 समर्थकों के साथ दांडी नामक जगह पर जाकर के आपका नमक कानून को तोड़े थे। और इसमें टोटल 390 किलोमीटर जो है पैदल चले थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका 12 मार्च 1930 को आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब आपको याद रखना है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। गोलमेज सम्मेलन, टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुआ है अभी तक? कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सबसे पहला, फर्स्ट जो हुआ था, कब से कब तक हुआ था? आपका 1930 से 31 के बीच में आपका पहला हुआ था। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा हुआ था, और तीसरा। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरा कब से कब तक हुआ था? आपका 1931 से लेकर के, या 31 तक ही चला था। और तीसरा जो आपका हुआ था 32 में, 1932। तो पहला वाला 1930, दूसरा वाला 1931 और तीसरा वाला आपका 1932 हुआ था। और कौन जो है तीनों में भाग लिए थे? तो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब जो थे भीमराव अम्बेडकर, तीनों में शामिल थे। तीनों में भाग लिए थे। कौन? आपका V.R. अम्बेडकर आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और कांग्रेस जो है उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो कांग्रेस कितना में लिए थे? B.R. अम्बेडकर तीनों में लिया था, और कांग्रेस आपका 2 में शामिल हुआ था। कांग्रेस कितना में शामिल हुआ था? आपका 2 में शामिल हुआ था आपका। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही बात करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन तक 1930, और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको आगे लेकर के जाएंगे। बट
वही है कि सेशन को कंटिन्यू करने के लिए सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन के थ्रू जुड़ सके। और ये सेशन का जो पीडीएफ है आपका एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप जेटेट मेंस फ्री वाला बैच में आप जाइएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, क्योंकि ये आपका एक टाइप का सारांश है, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, उन सारे को आपको शामिल किया गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में।